हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, मैं परवेज जो आपको मौलिक अधिकार आज पढ़ाऊंगा। मौलिक अधिकारों में हम सभी मौलिक अधिकार चेक करेंगे और जो आर्टिकल 12 से 35 तक उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान में। तो हम सबसे पहले चेक करते हैं समानता का अधिकार। समानता का अधिकार समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक है। 18 तक। ऐसे ही स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। आप पहले ये देखिए कि समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से कितने तक है? 18 तक। अब हम देखते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक दिया गया। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक लिखा गया है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक उल्लेखित है। अब हम देखते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 और 24 में दिया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 तक उल्लेखित है। अभी हम इनको डिटेल में देखेंगे कि समानता का अधिकार के जो आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19, 20, ये हम सभी अभी डिटेल में देखेंगे। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 से 24 में उल्लेखित है। अब हम आते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान में अनुच्छेद 25 से 28 तक दिया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक उल्लेखित है। ये लिख लीजिएगा। अब आते हैं हम धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो गया। नेक्स्ट आते हैं हम संस्कृति और शिक्षा से संबंधित अधिकार। शिक्षा से संबंधित अधिकार। अगला हम देखते हैं संस्कृति और शिक्षा से संबंधित अधिकार।
संस्कृति और शिक्षा से संबंधित अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 में दिए गए हैं। संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार भारतीय संविधान के आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 में दिए गए हैं। ये अभी हम डिटेल में देखेंगे। अब हम बात करते हैं संपत्ति के अधिकार की। संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार मूलतः भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार का एक भाग था, लेकिन इसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया। जो संपत्ति का अधिकार है, ये पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा इसे मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया है और आर्टिकल 300A के तहत इसे विधिक अधिकार दिया गया है। संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 300A, जो संपत्ति का अधिकार है, ये एक मौलिक अधिकार नहीं है, बल्कि विधिक अधिकार है। क्या है ये? विधिक अधिकार, मतलब कानूनी अधिकार है ये, विधिक अधिकार। तो संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है? 300A में। मूलतः ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 31 के अंतर्गत उल्लेखित था। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 32 की बात करते हैं, जिसे जो आर्टिकल 32 है, इसको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा इसलिए कहा है क्योंकि जो हमारे मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 32 जितने भी हमारे मौलिक अधिकार हैं, उन सभी का ये संरक्षक करता है, इसलिए इसे संरक्षक अधिकार भी कहा जाता है। मौलिक अधिकारों का संरक्षक, मौलिक अधिकारों का अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। आर्टिकल 32 को ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा है, और ये जितने भी हमारे मौलिक अधिकार है, उन सभी का संरक्षण करता है। अब हम बात करते हैं शुरुआत से जो हमारा समानता का अधिकार था, उसमें हम धीरे धीरे देखेंगे कि कौन सा अधिकार किसके लिए है।
समानता का अधिकार। आप इनके प्रॉपर नोट्स बना लीजिएगा। अब हम देखते हैं समानता का अधिकार। समानता का अधिकार में जैसे कि अभी हमने बात की थी कि जो हमारे आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17 और आर्टिकल 18। समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक उल्लेखित है। राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी। अब हम आर्टिकल 14 को एक बार देखते हैं। आर्टिकल 14 क्या कहता है? भारतीय संविधान का आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण, विधियों के समान संरक्षण का अधिकार देता है। कहने का तात्पर्य यह है कि भारतीय संविधान किसी भी व्यक्ति को कानून से ऊपर नहीं मानता। यह भी कह सकते हैं कि भारतीय कानून, भारतीय संविधान के कानून सर्वोच्च हैं, सर्वोच्च है। कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। दूसरा है विधियों के समान संरक्षण। विधियों के समान संरक्षण का तात्पर्य यह है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो पुरुष हो या महिला, समान काम के लिए समान व्यवहार किया जाएगा। यह है विधियों के समान संरक्षण। समान काम के लिए, समान कार्य के लिए समान व्यवहार। आर्टिकल 14 हमें एक तो सबसे ऊपर कानून को रखता है और कानून के तहत ही ये बात तय करता है कि कोई भी व्यक्ति, जो दो व्यक्ति एक समान काम को करते हैं, उनके साथ समान ही व्यवहार होना चाहिए। तो ये आर्टिकल 14 कहता है इस बात को। अब जो आर्टिकल 14 का ये विधि के समक्ष समता है, ये लिया गया है ब्रिटेन से, ब्रिटेन की परंपरा। जो विधि के समक्ष क्षमता है, ये कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से। और जबकि जो विधियों के समान संरक्षण है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका। इज इट क्लियर? तो आप जो आपके नोट्स होंगे उनमें प्रॉपर ये लिखा होना चाहिए कि विधि के समक्ष क्षमता कौन से देश से लिया गया है और विधियों के समान संरक्षण कौन से राज्य से लिया गया है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 15 की। किसकी बात करते हैं? अब हम अनुच्छेद 15 की बात करते हैं। अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 कहता क्या है? अनुच्छेद 15 कहता है धर्म, मूलवंश, जाति,
वे लिंग के आधार पर आर्टिकल 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है। आर्टिकल 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी व्यक्ति को हम धर्म, लिंग, जाति के आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम कहीं पर काम करने के लिए जाते हैं और वहां पर हमारी अगर कास्ट पूछी जाती है, धर्म पूछा जाता है और उसके आधार पर हमारे साथ व्यवहार किया जाता है, तो इससे जो संरक्षण प्राप्त है वो हमें आर्टिकल 15 से, भारतीय संविधान के आर्टिकल 15 हमें इन सब चीजों से रोकता है। तो आर्टिकल 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग के आधार पर विभेद से प्रतिषेध करता है ताकि किसी के साथ भी किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो। अब हम आर्टिकल 16 की बात करते हैं। आर्टिकल 16 अनुच्छेद 16 अनुच्छेद 16 हमें अधिकार देता है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। इज इट क्लियर? अब हम बात करते हैं आर्टिकल 17 की। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 17 की। आर्टिकल 17 हमें अनटचेबिलिटी से रोकता है। छुआछूत का अंत। आर्टिकल 17 छुआछूत का अंत करता है। आर्टिकल 17 हमें छुआछूत का अंत करता है या अस्पृश्यता का अंत। आर्टिकल 17 छुआछूत का अंत करता है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 18 की। जो हमारा समानता का अधिकार है उसमें जो लास्ट अधिकार है वो है आर्टिकल 18। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है। उपाधियों का अंत। आर्टिकल 18 क्या करता है? उपाधियों का अंत, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। आर्टिकल 18 क्या करता है? उपाधियों का अंत करता है। अब जितने भी ये हमारे समानता का अधिकार है ये हमने आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक देखे हैं।
इसी तरह अब हम स्वतंत्रता के अधिकार को देखते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल किस किस के अंतर्गत है? अब हम बात करते हैं स्वतंत्रता का अधिकार की। राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम हमें आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 22। स्वतंत्रता का अधिकार हमें 4 अनुच्छेदों में है। आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, आर्टिकल 22। अब हम धीरे धीरे ये देखेंगे कि आर्टिकल 19 हमें कौन सा अधिकार देता है, 20 हमें कौन सा अधिकार देता है, 21 कौन सा देता है, 22 कौन सा अधिकार देता है। तो हम बात करते हैं आर्टिकल 19 की। आर्टिकल 19 सभी भारतीय नागरिकों को 6 स्वतंत्रताएं देता है। आर्टिकल 19 सभी भारतीय नागरिकों को अनुच्छेद 19 सभी भारतीय नागरिकों को 6 स्वतंत्रताएं प्रदान करता है। अनुच्छेद 19 सभी भारतीय नागरिकों को 6 स्वतंत्रताएं प्रदान करता है। अब हम जो 6 स्वतंत्रता है आर्टिकल 19 के अंतर्गत जितनी भी 6 स्वतंत्रता है उनको हम एक बार देखेंगे। ये आप नोट कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं जो 6 स्वतंत्रताएं हैं उनकी। आर्टिकल 19A। आर्टिकल 19A हमें वाक एंड अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है। आर्टिकल 19A वाक अर्थात बोलना, वाक और अभिव्यक्ति, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19A वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है। आर्टिकल 19B शांतिपूर्वक और आर्टिकल 19B शांतिपूर्वक और हथियार रहित सम्मेलन करने का अधिकार, सम्मेलन की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19A हमें वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है और आर्टिकल 19B शांतिपूर्वक और हथियार रहित सम्मेलन की स्वतंत्रता प्रदान करता है। अब हम आर्टिकल 19C आर्टिकल 19C आर्टिकल 19C संघ और सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता प्रदान करता है, बनाने की स्वतंत्रता देता है।
आर्टिकल 19C संघ और सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। आर्टिकल 19D आर्टिकल 19D आर्टिकल 19D हमें भारत के राज्य क्षेत्र में भारत के आर्टिकल 19D हमें भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संरक्षण की स्वतंत्रता देता है। सर्वत्र अबाध संरक्षण की संचरण की स्वतंत्रता देता है। संचरण की स्वतंत्रता अर्थात आर्टिकल 19D हमें भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में आर्टिकल 19D हमें भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में वहां जाने के लिए, वहां से किसी अन्य राज्य में जाने के लिए स्वतंत्रता प्रदान करता है। मतलब किसी भी प्रकार की रोक टोक को निषेध करता है। आर्टिकल 19D अब हम बात करते हैं आर्टिकल 19E की। आर्टिकल 19E आर्टिकल 19E हमें भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में निवास करने या बसने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। बसने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19E भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में निवास करने या बसने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। अब आर्टिकल 19F और बाकी है, F को चेक करते हैं। आर्टिकल 19F ऊपर लिखिए आर्टिकल 19E। अब हम F की बात करते हैं। कोई वृत्ति उपाजीविका आर्टिकल 19F कोई वृत्ति उपाजीविका या व्यापार की स्वतंत्रता प्रदान करता है। स्वतंत्रता प्रदान करता है। हमने स्वतंत्रता का जो अधिकार है उनमें जो आर्टिकल 19 है उसको क्लेरिफाई किया है। उसमें हमने आर्टिकल 19A, आर्टिकल 19B, आर्टिकल 19C, इसी तरह हमने आर्टिकल 19F को बताया है। आर्टिकल 19F हमें स्वतंत्रता प्रदान करता है किसी व्यक्ति की, उपाजीविका की या व्यापार की, कि हम भारत के नागरिक हैं वो कोई भी व्यापार कर सकते हैं, कोई भी वृत्ति कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक शर्त है। क्योंकि भारतीय संविधान आर्टिकल 19(2) हमें युक्ति युक्त प्रतिषेध कर सकता है। मतलब अगर जैसे कि हम आर्टिकल 19B की बात करते हैं जहां पर हथियार रहित सम्मेलन का अधिकार दिया गया है, लेकिन अगर वहां पर कोई हथियार सहित सम्मेलन या हुड़दंग वगैरह करता है तो भारतीय संविधान उस पर रोक लगाता है। तो अब हम बात करते हैं आर्टिकल 20 पर। आर्टिकल 20 जो स्वतंत्रता का दूसरा अधिकार है।
इसकी बात करते हैं आर्टिकल 20। अनुच्छेद 20 की बात करते हैं हम। अनुच्छेद 20 राइट टू फ्रीडम का जो आर्टिकल सेकंड है 20 उसकी बात करते हैं। 19 हमारा हो चुका है, 20, 21 और 22। अब हम आर्टिकल 20 की बात करते हैं। आर्टिकल 20 हमें अपराधों के लिए दोष सिद्धि, अपराधों के लिए आर्टिकल 20 हमें अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण के संबंध में संरक्षण। आर्टिकल 20 हमें अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है, प्रदान करता है। अब आर्टिकल जो 20 है इसको हम 3 भागों में देखते हैं। जो आर्टिकल 20 है, जैसे हमने आर्टिकल 19 को 6 भागों में देखा था। कितने भागों में? 6 भागों में। ऐसे ही जो आर्टिकल 20 है इसके भी 3 भाग हैं, या हम उपखंड कह सकते हैं। उनको उपखंड कहना हमारे लिए ज्यादा उचित रहेगा। इसमें 3 उपखंड है, जैसे अनुच्छेद 20(1), अनुच्छेद 20(2) और अनुच्छेद 20(3). अब हम अनुच्छेद 20(1) को देखते हैं। अनुच्छेद 20(1) हमें पूर्वव्यापी विधियों से संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 20(1) पूर्वव्यापी विधियों से संरक्षण। पूर्वव्यापी विधियों से संरक्षण का तात्पर्य है क्या? जो अनुच्छेद 20 उपखंड 1 का जो है पूर्वव्यापी विधियों से संरक्षण, इसका तात्पर्य है क्या एक्चुअल में? मतलब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कोई भी कानून जो एग्जिस्ट करता है, कोई भी कानून जो एग्जिस्ट करता है आज तक, लेकिन जो अपराधी है उसने कोई अपराध किया है और वो अपराध इस कानून के अंतर्गत नहीं है, तो उस अपराधी को इस कानून के तहत हम दंड नहीं दे सकते। यह है पूर्वव्यापी विधियों से संरक्षण। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 20 उपखंड 2 की। ये क्या है? आर्टिकल 20 उपखंड 2 हमें दोहरे दंड से संरक्षण प्रदान करता है। दोहरे दंड से संरक्षण प्रदान करता है। अब दोहरे दंड से संरक्षण प्रदान करने का तात्पर्य क्या है? इसका सिंपल सा है। इसका तात्पर्य है कि आपको अर्थात अपराधी को एक दंड के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। अपराधी को एक दंड के लिए 2 बार दंड या सजा नहीं दी जा सकती।
ये है दोहरे दंड से संरक्षण प्रदान करना। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 20 उपखंड 3 की। आर्टिकल 20 उपखंड 3 हमें आर्टिकल जो 20 उपखंड 3 है ये हमें अपने ही विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण प्रदान करता है। अपने ही विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण प्रदान करता है। आर्टिकल 20 उपखंड हमें क्या करता है? अपने ही विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण प्रदान करता है। ये आर्टिकल 20 उपखंड 3 कहता है। इसका तात्पर्य है क्या? अपने ही विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो अपराधी है और वो गवाही नहीं देना चाहता, वो माननीय जज साहब के सामने है और उसने कोई अपराध किया है, ये बात उसको भी पता है जिसने अपराध किया है, लेकिन फिर भी भारतीय संविधान उसको ये संरक्षण प्रदान करता है कि वो अपने खिलाफ गवाही देने से बच सकता है। और सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को कहता है कि अगर कोई व्यक्ति पुलिस के सामने खुद की गवाही देता है, अगर कोई व्यक्ति जो अपराधी है या जिसने अपराध किया है वो अगर पुलिस के सामने गवाही दे देता है तो सुप्रीम कोर्ट उसको मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है। तो जो आर्टिकल 20(3) है ये हमें अपने ही विरुद्ध गवाही देने से रोकता है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 21 और 22 को भी देखते हैं। जो आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21 अनुच्छेद 21 हमें जीवन का अधिकार देता है। अनुच्छेद 21 क्या करता है? हमें जीवन का अधिकार देता है। आर्टिकल 21 हमें क्या करता है? जीवन का अधिकार प्रदान करता है। जीवन का अधिकार में केवल जीवन का अधिकार ऐसा नहीं कि बस हमारी सांसें चलनी चाहिए या हमारी जिंदगी जैसी है वैसी चलनी चाहिए। इसमें सुप्रीम कोर्ट बहुत ज्यादा व्याख्या करता है और जीवन के अधिकार में जैसे कुछ अधिकार जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे निजता का अधिकार। निजता का अधिकार, निजता का अधिकार ये जीवन का अधिकार का पार्ट है। और यूपीएससी ने 2024 में निजता का अधिकार किस अनुच्छेद में है क्वेश्चन भी पूछा था। निजता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21(1), निजता का अधिकार आर्टिकल 21, और जैसे स्वास्थ्य का अधिकार, जीवन साथी चुनने का अधिकार, जीवन साथी चुनने का अधिकार, आर्टिकल 21 में है। और जैसे स्वच्छता का अधिकार, जीवन साथी चुनने का अधिकार किस आर्टिकल में है, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। और इस तरह के क्वेश्चन हरियाणा सीईटी, एसएससी आदि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनमें मतलब निरंतरता पूछे जाते हैं।
अब हम बात करते हैं आर्टिकल 22 की। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 22। अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 हमें कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान करता है, जिसको हम निवारक निरोध भी बोलते हैं। निरोध से संरक्षण प्रदान करता है। तो आज हम समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार को देखते हैं। आने वाली क्लासों में हम पार्ट 2 में जो हमारे शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है और शिक्षा का अधिकार है, उनको हम अगली क्लास में देखेंगे। आप अगर हरियाणा सीटी का एग्जाम दे रहे हैं तो मुझे लगता है कि पॉलिटी से कम समानता का अधिकार और स्वतंत्रता के अधिकार से ही कम से कम एक क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।